सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 3 समतल गति के अगले लेक्चर पर एंटर कर रहे हैं। बच्चों, अभी पिछले एक सप्ताह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई क्लास नहीं ली, क्योंकि अभी आपके क्वार्टरली एग्जाम चल रही थी। तो क्वार्टरली एग्जाम की तैयारी में आप लोग लगे होंगे। अब एग्जाम लगभग समाप्ति की ओर है, इसलिए अब मैं आज से वीडियो बनाना फिर से प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं भी इन दिनों एग्जाम में व्यस्त रहा, इसलिए आप लोगों को वीडियो नहीं प्रेषित कर पाया, उसके लिए मुझे खेद है। पर अब मैं आज से इसको फिर से कंटिन्यू रखूंगा। तो बच्चों, इसके पहले जहाँ पर हमने छोड़ा था, हम लोगों ने परवलयाकार गति पर छोड़ा था। उसमें हमने देखा था प्रक्षेप के, ध्यान दीजिए आप, प्रक्षेप के उड्डयन काल या प्रक्षेप का उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, इसका फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था? ये था T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये आपको अच्छी तरह याद आ रहा होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रक्षेप का क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो क्षैतिज परास का सूत्र हमारा क्या निकला था? ये निकला था R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और फिर आप देखें अधिकतम ऊंचाई का सूत्र हमारा क्या निकला था? अधिकतम ऊंचाई का सूत्र निकला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2जी। हमने यहाँ पर पिछले लेक्चर में यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, यहाँ तक कि हमारी थ्योरी क्लियर हो गई थी। अब हमें इसके कुछ स्पेशल केस देखने हैं, इनके कुछ विशेष स्थितियां देखनी थी, इनकी विशेष स्थितियां। इसमें से आपको अभी क्वार्टरली एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था और एनुअल में भी इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? तो विशेष स्थितियों में क्या देखना है हमारे लिए, क्या देखना है? तो देखिए हमें क्या देखना है विशेष स्थितियों में। इसमें देखना है कि फर्स्ट है वो कि यदि थीटा की वैल्यू मैंने, मान लीजिए थीटा की वैल्यू मैंने 90 ले ली, 90 डिग्री ले ली, तब टी कितना होगा, आर कितना होगा, एच कितना होगा, इनको कैलकुलेट करना है। तब ध्यान देना बच्चों, तब टी की वैल्यू होगी 2u अपॉन जी होगी। क्यों होगी? क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 पर, जैसे मैं यहाँ पर साइन 90 लिखूंगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कहीं पे लिख देते हैं, तब साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसलिए अब यहाँ से ले लो, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2u, t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2u अपॉन जी, ठीक है। r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 और h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। कब होगा ये सब? जब हम एच थीटा की वैल्यू 90 लेंगे, तब t की वैल्यू ये होगा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा इस समय, और ये भी कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो बच्चों ये चीज कह रही थी, यदि आप किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर क्षैतिज के साथ 90 के कोण पर फेंकते हो, जैसे ये पृथ्वी है और हमने इसको बिल्कुल सीधा फेंका वर्टिकल, यानी कि 90 के एंगल पर ऊपर की ओर ऐसे फेंका ऊपर की ओर 90 का, तब उस समय उसका आवर्तकाल मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा? 2u अपॉन जी होगा। उस समय उसका क्षैतिज परास 0 होगा, क्योंकि वह बिल्कुल यहीं गिरेगी एग्जैक्ट जहां से आप फेंकोगी। और h की वैल्यू इस समय मैक्सिमम होगी, वो होगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये मैक्सिमम है अधिकतम ऊंचाई का, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम में मैक्सिमम। अधिकतम ऊंचाई तो है, अधिकतम ऊंचाई का अधिकतम मान होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g 90 पर, और आवर्तकाल की मैक्सिमम वैल्यू होती है 2u अपॉन जी 90 पर। अब याद करो 45 पर मैंने आपको बताया था 45 पर आर की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो वो मैं आपको पिछले लेक्चर में आपको बता चुका था। इसको 45 डिग्री पर आर की वैल्यू कैसे होती है? मैक्सिमम होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको मैं फिर से निकाल रहा हूं कि यदि थीटा की वैल्यू मैंने 45 ली, तब आर की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तब आर की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? मैक्सिमम होती है। तब मैं यहाँ लिख देता हूं, तब आर की वैल्यू क्या होगी? तब आर की वैल्यू होगी
यहाँ पर लिख देते हैं, यदि थीटा की वैल्यू 45 है तो 45, तब आर की वैल्यू होगी, यहाँ से देख लीजिए, ई स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी, और ये 45 दूनी 90 होगा, तो ई स्क्वायर इंटू साइन 90 अपॉन जी, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ई स्क्वायर अपॉन जी आएगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है आर की, मैक्सिमम। तो आर मैक्स की वैल्यू होती है ई स्क्वायर अपॉन जी। कितनी होती है बच्चों? ई स्क्वायर अपॉन जी होती है, ठीक है ना। लेकिन कितने एंगल पर होती है? 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री पर जो है आर की वैल्यू मैक्सिमम होती है और ई स्क्वायर अपॉन जी होती है, ठीक है। अब ये इस बात को एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप जरा इन दोनों सूत्रों को देखिए ध्यान से, इस सूत्र को देखिए, इस सूत्र को देखिए ध्यान से। जो ए हो जो है ये इसका आधा है। देखो अगर मैं इसमें 2 का भाग दे दूं तो ई स्क्वायर अपॉन 2जी बन जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 2जी मतलब एच हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो हमें क्या मिला? हमें मिला कि जो एच मैक्स होता है, एच मैक्स ये 1/2 ऑफ आर मैक्स होता है, 1/2 ऑफ आर मैक्स होता है ना। सच दैट इस प्रकार हमने क्या देखा? इस प्रकार हमने देखा कि जो एच मैक्स होता है, मैक्सिमम जो हाइट होती है, मैक्सिमम में मैक्सिमम, वो मैक्सिमम आर का हाफ होता है। माने आप ये वाली जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, क्षैतिज परास है, ये अधिकतम ऊंचाई का दोगुना है, या अधिकतम ऊंचाई जो है वो क्षैतिज परास की आधी है। यहाँ पर 2 आ गया ना, तो इसका मतलब हुआ कि जो एच मैक्स और आर मैक्स में रिलेशन होता है। तो कई बार क्या होता है, हमसे पूछा जाता है कि यदि एक व्यक्ति किसी पत्थर को अधिकतम 100 मीटर ऊपर फेंक पाता है, अधिकतम कितना? 100 मीटर ऊपर फेंकता है अधिकतम, तो सामने कितना फेंक पाएगा अधिकतम? तो सामने कितना फेंकेगा? तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी है? 100 यहाँ देखो, 2 का यहाँ गुणा कर दो, मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जो आर मैक्स होता है ना, आर मैक्स ये 2 इंटू एच मैक्स होता है। आर मैक्स जो होता है, आर मैक्स वो 2 इंटू एच मैक्स होता है ना। यहाँ पर नीचे का दिख नहीं रहा है तो यहाँ लिख देते हैं कि जो आर मैक्स होता है, मैक्सिमम रेंज, वो 2 इंटू एच मैक्स होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक ये सूत्र ध्यान रखना है, यहाँ से ये वाला सूत्र और यहाँ से ये वाला। तो क्या था कि जो किसी व्यक्ति द्वारा अगर किसी वस्तु को, मान लो एक गेंद है, एक बॉल है, उसको वो ऊपर फेंक रहा है, तो अगर वो अधिकतम 100 मीटर ऊपर फेंकता है तो सामने कितना फेंकेगा? तो सामने की मतलब क्षेत्र दिशा में से 200 मीटर फेंक लेगा। और अगर आपसे उल्टा पूछा जाए कि एक व्यक्ति किसी बॉल को सामने की ओर 100 यानी क्षेत्र दिशा में 100 मीटर दूर तक फेंक पाता है, तो ऊपर कितना फेंक पाएगा? तो आधा कर देना है, 50 मीटर फेंक पाएगा उसी ताकत से पूरी, है ना। तो इन दोनों में हाफ का रिलेशन होता है। ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम हाइट जो होती है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का हाफ होता है, या जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, जो क्षैतिज परास होता है, वो अधिकतम ऊंचाई का दोगुना होता है, ठीक है, किसी दिए गए वैल्यू के लिए। अब थीटा व 90 माइनस थीटा पर हम क्षैतिज परास को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये बहुत कमाल की चीज आने वाली है, क्षैतिज परास, ये देखते हैं, ठीक है ना। हम एक कमाल की चीज देखेंगे कि हम क्षैतिज के साथ किसी वस्तु को चाहे हम थीटा के एंगल पर थ्रो करें यानी फेंकें, चाहे उसे 90 माइनस थीटा पर फेंकें, दोनों स्थितियों में उसका जो क्षैतिज परास है वो समान होता है। तो देखो थीटा कोण पर, थीटा कोण पर आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू होगी ए स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होगी। आर की वैल्यू कितनी होगी? ए स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है ना। अब 90 माइनस थीटा पर निकालो, 90 माइनस थीटा कोण पर आर निकालो, 90 माइनस थीटा कोण पर, तो आर की वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वायर साइन 2, लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी लिखनी है? थीटा की वैल्यू लिखनी है 90 माइनस थीटा लिखनी है अपॉन जी। इसको सॉल्व करो तो ए स्क्वायर साइन 2 का गुणा कर दो अंदर, तो 90 दूनी 180 माइनस 2 थीटा
अपॉन जी। अब बच्चे एक 11वीं की मैथमेटिक्स में 11वीं की गणित में सूत्र होता है कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है वापस। लेकिन हमारे सवाल में 2 थीटा है, तो यहाँ पर 2 थीटा करोगे तो यहाँ भी वापस 2 थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। वापस रखेंगे ये लो जी। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब जरा आप देखो थीटा कोण पर कितना आंसर आया था, ई स्क्वायर साइन 2 थीटा कोण जी, और 90 माइनस थीटा पर आंसर क्या आया, दोनों इक्वल है ना, है दोनों इक्वल। इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो समीकरण इसको मैं चलो R1 नाम दे दूं, R2 दे देता हूँ। तो समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिला, समीकरण 1 व 2 से हमें मिला R1 इक्वल टू R2। इसका मतलब हुआ कि चाहे हम किसी वस्तु को क्षैतिज से 90 के एंगल पे थीटा एंगल पर फेंकें और चाहे 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंकें, प्रत्येक स्थिति में उसका क्षैतिज परास समान होगा। इसको ऐसे समझिए, देखो ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 ली, 30, तो बता सकते हो 90 माइनस थीटा कितना होगा, 90 माइनस 30 यानी कि 60 होगा कि नहीं होगा। तो ये जो फॉर्मूला ये कह रहा है कि चाहे आप किसी वस्तु को क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर फेंको, चाहे आप उसे क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर फेंको, दोनों स्थितियों में क्षैतिज परास समान होगा। दोनों स्थितियों में क्षैतिज परास समान होगा। ये देखते थे मैंने 30 पर फेंका, ये मैंने 30 पर फेंका, और ये मैंने मान लीजिए इसको 60 पर फेंका, 60 पर फेंका, तभी गिरेगी वहीं। ये मैंने 60 पर फेंका, थोड़ा ऊपर चली जाएगी पर गिरेगी वहीं। दोनों स्थितियों में आर समान है। देखो मतलब ये कहता है कि चाहे आप किसी वस्तु को थीटा एंगल पर फेंकें, चाहे उसको 90 माइनस थीटा पर फेंकें, प्रत्येक स्थिति में क्षैतिज परास का मान एक समान होता है। तो ये आपको प्रूफ करने को आ सकता है कि सिद्ध कीजिए थीटा और 90 माइनस थीटा कोणों के लिए क्षैतिज परास समान होते हैं। तो आपको इसी टाइप से कर देना है, ठीक है ना। अब ऐसी जोड़ी बना लो, जैसे मैंने अब थीटा की वैल्यू मान लो मैंने ले ली 20 डिग्री, तो 20 और 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 70। तो चाहे आप किसी वस्तु को 20 पर फेंकें और चाहे 70 पर फेंकें, एक समान दूरी पर गिरेगी, एक समान दूरी पर गिरेगी। तो ये हमारे पास इस टाइप से एक फैक्ट यहाँ पर मिलता है क्षैतिज परास के तौर पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समान क्षैतिज परास के लिए दो प्रक्षेपण कोण होते हैं। माने एक समान क्षैतिज परास के लिए आपको कितने प्रक्षेपण कोण मिलते हैं, दो प्रक्षेपण कोण मिलते हैं, ठीक है ना। और बाकी आप जानते हो। अच्छा एक और ध्यान रखना है इसमें बच्चों कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अभी भी बताया कि अगर आप किसी वस्तु को 45 अंश के कोण पर फेंकते हैं क्षैतिज से 45 पर, तो उसका क्षैतिज परास अधिकतम होगा। लेकिन भाले के केस में थोड़ा सा बदल जाएगा। भाले को एक्चुअली में क्षैतिज तल से नहीं फेंका जाता है, भाला को तो कंधे की ऊंचाई से फेंका जाता है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि भाला फेंक में मतलब भाले का क्षैतिज ताक अधिकतम रखने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए, तो आपको बोलना है 45 से कुछ कम होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है भाला के लिए। मतलब जो वस्तुएं जमीन से कुछ ऊंचाई से फेंकी जाती हैं, चाहे वो गोला फेंक रहे हो, चाहे अपन भाला फेंक रहे हो, तो इनके लिए प्रक्षेपण कोण 45 से थोड़ा कम रखना है। और जो जमीन से फेंक रहे हैं, जमीन से साथ कोण नाप करके, उनके लिए प्रक्षेपण कोण आपको 45 रखना है, ठीक है। अब अपन आते हैं एक समान वृत्तीय गति पर। एक समान वृत्तीय गति, अब हम इस पर बात करते हैं। तो नाम से ही आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये वृत्तीय गति है, और वृत्तीय गति में कौन सी है, एक समान है। तो क्या कहलाती है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। ये तो हुआ वृत्तीय गति की डेफिनेशन। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। जैसे एक घड़ी चल रही है, घड़ी चल रही है इस टाइप से घड़ी चल रही है, जानते ना बच्चे। तो घड़ी की जो नोक है, इसकी जो नोक की जो गति है वो वृत्तीय गति है। नोक की, मैं पूरी सुई की बात नहीं कर रहा हूँ, नोक की गति। तो घड़ी की जो निब है, नोक, इसकी जो गति है वो कौन सी गति है, वृत्तीय गति है, क्योंकि वृत्तीय पथ पर चल रही है।
ठीक है ना। और आपने कौन से देखे बत्ती गति के एग्जाम्पल और बताइए। मान लीजिए एक लूप में कोई खिलौने आते हैं ना बच्चों के खिलौने, तो उसमें लूप में एक ट्रेन घूम रही है, लूप में एक वृत्त का लूप में, वो भी कौन सी गति कर रही होगी? हाँ बिल्कुल वृत्तीय गति कर रही होगी, ठीक है ना। पंखा घूमता है, पंखा, पंखे की ब्लेड की जो नोक होती है, ब्लेड की जो किनार होती है, बाहर किनार, वो भी कौन सी गति कर रही होती है? वृत्तीय गति कर रही होती है। आपने झूला देखे होंगे सर्कस में, हिडोला वाले झूला कहलाते वो, तो वो भी आपने देखा होगा उस पर सीटें लगी रहती है किनारे पर, तो वो सीटें कौन सी गति करती हैं? वृत्तीय गति करती हैं। अब अगर कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय गति कर रही हो, एक समान चाल से, तब उसकी गति को बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। माने जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है, क्या बोलेंगे परिभाषा बच्चों? जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है, तब उसकी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ये बात सबके समझ में आ गई। ये वृत्तीय गति की डेफिनेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल जैसे कि घड़ी की सुइयों की नोकों की गति, तो घड़ी की सुइयों की जो नोक है वो एक समान वृत्तीय गति करते हैं, क्योंकि उनकी चाल थोड़ी बदलती है। अगर घड़ी की सुइयों की चाल बदल जाए तो वो तो टाइम ही बदल जाएगा, फिर वो आगे पीछे होने लगेंगे, कभी जल्दी बजा देंगे कभी देर से बजाएंगे, तो वो तो चाल एक समान होती है। जैसे पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर जो गति होती है लगभग लगभग वृत्तीय गति होती है लगभग, वैसे तो वो इलिप्स पथ पर होती है, लेकिन आप उसको वृत्तीय गति लगभग मान लेते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा की होती है, पृथ्वी के चारों ओर लगभग वृत्ताकार गति होती है। अब एक समवर्ती गति में हमें कुछ चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? कोणीय विस्थापन के बारे में। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन इसको अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? ठीक हो। इस मान लीजिए कोई वृत्तीय मार्ग है, अब यहाँ पर इसका केंद्र है और कोई वस्तु मान लो यहाँ पर थी ए पर, अब वो घूम रही है, घूम करके किसी डेल्टा टी समांतराल में, डेल्टा टी समांतराल मान लो वो यहाँ पहुंच जाती है, डेल्टा टी समांतराल में, छोटे समांतराल में, डेल्टा टी समांतराल में वह कहाँ पहुंच गई? बी पर पहुंच गई। तो ए को हमने सेंटर से मिलाया और फिर बी को मिलाया, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, एक कोण, ये मान लो डेल्टा थीटा बन जाएगा। तो एक कोई वस्तु किसी समांतराल में केंद्र पर जितने कोण की घूम जाती है, वृत्तीय गति करती कोई वस्तु किसी समांतराल में केंद्र पर जितने कोण से घूम जाती है, उसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। माने किसी निश्चित समांतराल में केंद्र पर घूमे गए कोण को उसका कोणीय विस्थापन कहते हैं। ये कोणीय विस्थापन कहलाए। यहाँ पर जो डेल्टा थीटा है इसका कोणीय विस्थापन है। तो परिभाषा क्या बनी? किसी निश्चित समांतराल में कोई वृत्तीय गति करती वस्तु केंद्र पर जितने कोण से घूम जाती है, उसे उस समांतराल का कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना। इसे प्राय हम थीटा या डेल्टा थीटा से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है ना। इसका जो मात्रक है, ध्यान रखना, इसका मात्रक होता है रेडियन, इसका मात्रक रेडियन होता है, इसको रेडियन, इसके ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियन। इसको रेडियन में ही मेजर करना है। कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? क्या होगा? रेडियन होगा। बिल्कुल सही, रेडियन। और एक और ध्यान रखना, ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब हो गया कोणीय विस्थापन। अब हमारे पास आता है कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या कहलाएगा? कोणीय वेग तो इकाई समय में, इकाई समय में वस्तु के कोणीय विस्थापन को वृत्तीय गति में इकाई समय में चले गए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहेंगे, इकाई समय में। तो इकाई समय में, या ऐसा भी कह सकते हैं कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखो डेल्टा टी समांतराल में, डेल्टा टी समांतराल में, डेल्टा टी समांतराल में कोणीय विस्थापन कितना है? कोणीय विस्थापन है डेल्टा थीटा। तो एक समांतराल में, इकाई समांतराल में कितना होगा? इकाई समांतराल में कोणीय विस्थापन कितना होगा? डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। तो इकाई समय अंतराल में जो कोणीय विस्थापन होता है उसी को अपन कोणीय वेग कहते हैं। तो कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है ओमेगा, इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसको ओमेगा पढ़ना है। ओमेगा, स्मॉल ओमेगा है, दो ओमेगा के साइन होते हैं, स्मॉल ओमेगा है, तो ओमेगा इक्वल टू होता है
डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है तो आप ये भी लगा सकते हो, ठीक। या हम ऐसा कह सकते हैं कोणीय कोणीय वेग बराबर होता है, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समांतराल, कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। ये हमारे पास इसका सूत्र है। तो कोणीय वेग क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। बच्चों, कोणीय विस्थापन में, वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, या इकाई समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं, ठीक। और सूत्र ये है हमारे पास, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है। अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है, इसका होता है रेडियन, इसका सेकंड। इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड है, रेडियन प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। इसका ऐसा ही मात्रक जो है वो क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड होता है, रेडियन प्रति सेकंड है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं अपन कोणीय त्वरण पर। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। इसको क्या बोलेंगे? कोणीय वेग में, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, इसी को बोलते हैं कोणीय विस्थापन। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, इसी को कोणीय विस्थापन बोलते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे सूत्र में? तो इसलिए कोणीय त्वरण का सूत्र होता है, कोणीय त्वरण का सूत्र होता है कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन, परिवर्तन बटे समयांतराल, समयांतराल, ये इसका सूत्र होता है। इसको हम प्राय अल्फा से, इसको हम प्राय क्या अल्फा से परिचित करते हैं। तो अल्फा, अब अल्फा को तो ऐसे बनाते हैं, परंतु एक कट्टिस जैसा टाइप का बना देते हैं। तो इसका या अल्फा बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग में परिवर्तन को हम डेल्टा ओमेगा लिखेंगे और इसको डेल्टा टी लिखेंगे, या वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। इसको अल्फा को मैं ऐसा बना देता हूँ, अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, सही बात है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो कोणीय त्वरण क्या कहलाता है? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को अपन कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करेंगे तो कोणीय त्वरण बराबर होता है सूत्र रूप में कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, ठीक है। ये अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक होगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। कोणीय त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब जरा वापस आओ कोणीय विस्थापन पर। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक था रेडियन, लेकिन इसका विमीय सूत्र नहीं होता, यानी विमाहीन राशि है। कैसी राशि है? कैसी राशि है बच्चों? विमाहीन राशि है कोणीय विस्थापन। अगर आपसे कोई पूछे कि कोणीय विस्थापन का विमीय सूत्र बताइए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे n टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0, ठीक है। विमाहीन राशि बताएं, विमीय सूत्र होगा n टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0 इस टाइप। लेकिन ये विमाहीन राशि नहीं है कोणीय वेग। इसका विमीय सूत्र होता है, इसका विमीय सूत्र होता है n टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर -1। ये इसका विमीय सूत्र है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का विमीय सूत्र आपको कोई पूछे तो क्या होगा? m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर -1। इस प्रकार कोणीय त्वरण का कोई विमीय सूत्र पूछे तो वो होता है n टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर -2। रेडियन पर सेकंड इसका होता नहीं, इसका टी स्क्वायर आएगा, ऊपर आके -2 हो जाएगा, ठीक है। तो कोणीय वेग का विमीय सूत्र होता है n टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर -1। और कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र होता है n टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर -1। और कोणीय विस्थापन का विमीय सूत्र तो आपको बोल देना है, कुछ नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है ना। ये तीन चीजें आपने यहाँ पर
एक समवृत्तीय गति के लिए संबंध। अब हमें क्या करना है, एक समवृत्तीय गति के लिए इन तीनों में अब आपको एक चीज और पढ़नी है, वो है कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध वगैरह वगैरह है, इस टाइप का पढ़ना है। यानी हम पढ़ रहे हैं वो कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन व रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन में संबंध, विस्थापन में संबंध, इसमें अपन संबंध का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में अक्सर आ जाता है 2-3 नंबर में कि कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध स्थापित कीजिए। तो अगर वहां पर आ गया तो हमसे बन जाना चाहिए। तो हम क्या करें, इसके लिए एक वृत्तीय है गति की कल्पना करेंगे। एक वस्तु है, वो वृत्तीय गति कर रही है, इसका केंद्र वो है, किसी क्षण यह वस्तु ए पर थी और डेल्टा टी समांतराल वस्तु बी पर आ जाती है। इस समांतराल में मान लीजिए बहुत छोटा समांतराल लेना है ना, तो इसको हम लगभग यहाँ से यहाँ तक, तो लगभग मतलब इसको छोटा सा समांतराल लेंगे, तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ ए को। तो ये लगभग उसको हम यहाँ से ए से बी तक की दूरी को हम एक सीधी रेखा मान लेते हैं लगभग, बहुत छोटे समांतराल के लिए। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं डेल्टा एस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से मैंने मिलाया, और इस समय इसका जो कोणीय विस्थापन है वो मान लो डेल्टा थीटा है और त्रिज्या कितनी है आर। तो अपन ने माना कि एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रही है। कैसी गति कर रही है वस्तु? एक समान वृत्तीय गति कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है। मान लो किसी क्षण वह वस्तु बिंदु ए पर थी और डेल्टा टी समांतराल पश्चात बी पर पहुंच जाती है। इस समांतराल में इसका कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा और रेखीय विस्थापन ये लगभग डेल्टा एस है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं सूत्र होता है, इसलिए सूत्र कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, सूत्र कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इस सूत्र से वाला सूत्र लगाओ, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से इस सूत्र को लगाओ। तो यहाँ पर डेल्टा थीटा आ जाएगा, चाप है वो डेल्टा एस और इसको मैंने ले लिया आर, तो डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बटे आर हो जाएगा। अब आर क्या तेरह गुणा कर दो, तो यहाँ से डेल्टा थीटा गुणित आर इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एस, या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, या हमारे पास आ गया डेल्टा एस क्या है रेखीय विस्थापन, हमारे पास आ गया रेखीय विस्थापन बराबर, रेखीय विस्थापन बराबर आ गया कोणीय विस्थापन गुणित त्रिज्या। डेल्टा थीटा क्या है कोणीय विस्थापन है, तो ये लगभग ये संबंध होता है इसमें, लगभग कोणीय विस्थापन गुणित ये है संबंध। माने अगर आपको कोई पूछे कि रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध बताइए, तो आप क्या बोलोगे कि रेखीय विस्थापन बराबर होता है कोणीय विस्थापन गुणित त्रिज्या। माने जिस मार्ग पर वो गति कर रहा है उस मार्ग की त्रिज्या और कोणीय विस्थापन को गुणा करोगे तो रेखीय विस्थापन निकलेगा। लेकिन ये छोटे समांतराल के लिए है, क्योंकि छोटे समांतराल के लिए, ठीक है, बड़े के लिए तो वक्राकार हो जाएगा, तो ऐसे लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला रिलेशन हो गया, जिसमें कोणीय विस्थापन रेखीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय विस्थापन बराबर होता है रेखीय विस्थापन बराबर होता है कोणीय विस्थापन गुणित त्रिज्या। ठीक है ना, क्या होता है रेखीय विस्थापन बराबर कोणीय विस्थापन गुणित त्रिज्या। ठीक है, या मैं इसके सब ले सकता हूँ, या हम सीधा लिख दें इसके लिए एस बराबर आर इंटू थीटा, तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है ना, एस बराबर क्या लिख सकते हैं अपन आर इंटू थीटा, ऐसा लिख सकते। ठीक है ना, अब अपने पास क्या आएगा, अब हमें अगला रिलेशन बनाना है। इसमें अगला रिलेशन बनाना है हमारे लिए कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध दूसरा। ये वाला हमें क्या मिला, इसमें संबंध होता है डेल्टा एस बराबर डेल्टा थीटा इंटू आर, ये रिलेशन होता है। ठीक है ना, अब आता हमारा कोणीय वेग, कोणीय वेग या कोणीय चाल कह लें, वह रेखीय और रेखीय कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, रेखीय वेग में संबंध।
अब इसको अध्ययन करना है, ये क्या होता है। हाँ बिल्कुल इसी की तरह निकलने वाला है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों बताओ आप लोग। हम जानते हैं, देखो दो तरीके से कर देंगे। या तो आप ऐसा लिख दो कि डेल्टा एस बराबर होता है डेल्टा थीटा इंटू आर, ऐसा लिख दो। या आप ऐसा लिख दो एस बराबर आर इंटू थीटा। तो अगर आप एस बराबर आर थीटा लिखोगे तो दोनों पक्षों का आपको करना पड़ेगा अवकलन, डिफरेंशिएशन। और अगर ऐसा लिखते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देना है, ठीक है ना। तो हम जानते इतना होता है तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर, डेल्टा टी से भाग देने पर आप याद करो ये डेल्टा टी समांतराल का था विस्थापन और ये डेल्टा सी समांतराल का ये था। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, यहाँ पर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी गुणित आर। अब डेल्टा एस बटे डेल्टा टी मतलब ये है रेखीय विस्थापन और ये है समांतराल। तो रेखीय विस्थापन बटे समांतराल बराबर रेखीय वेग, भाई विस्थापन बटे समय बराबर वेग। तो यहाँ पर लिख दो कि चूंकि डेल्टा एस बटे डेल्टा टी इक्वल टू होता है बी, इसको बोलेंगे रेखीय रेखीय चाल या रेखीय वेग। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ले लूं ऐसे वेक्टर फॉर्म पे वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ पे वेक्टर लगा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेखीय वेग लिख दो। और डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी को क्या बोलेंगे याद करो, ये कोणीय विस्थापन और ये समांतराल। तो कोणीय विस्थापन और परिवर्तन की दर इसको क्या बोलते थे ओमेगा, इसको बोलते थे कोणीय वेग। अभी तो पढ़ा अपना डेफिनेशन। तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, इसलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ भी बराबर ओमेगा इंटू आर, ये रिलेशन बन गया। या भी बराबर आर लिख दो ओमेगा, या आप लिख देंगे रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुणित त्रिज्या, कोणीय वेग गुणित त्रिज्या। ये बन गया संबंध, ठीक है ना, ये बन गया संबंध। अर्थात अगर आपको कोई पूछे कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है, तो जो कोणीय विस्थापन रेखीय विस्थापन में था लगभग वही है, भी बराबर आर ओमेगा। क्या है संबंध, आदि स्वरूप में लिख देना भी बराबर आर ओमेगा। या रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुणित त्रिज्या। अब अपन आते हैं किसमें संबंध पढ़ना है अपन को, तो यहाँ पर लिख देते हैं भी इक्वल टू, इसको भी आप ऐसा लिख सकते हो। और यहाँ पर भी इक्वल टू क्या आ गया ओमेगा गुणित आर या आर ओमेगा, जो भी आपको लिखना है, ठीक। अब अपने पास आता है तीसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन किस किस के बीच में पढ़ना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तीसरा है कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण व रेखीय त्वरण में संबंध। रेखीय त्वरण बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि ये क्या निकलना है, मैं संबंध आर का गुणा होता जाता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो ऐसा ही कोई लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं भी बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। ये हम जानते हैं भी बराबर क्या होता है आर ओमेगा, यानी रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुणित त्रिज्या, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इसमें, ये है तो या मैं इसको परिवर्तन के रूप में भी लिख सकता हूँ, परिवर्तन के रूप में। जैसे भी बराबर हमारे पास क्या मिला, भी बराबर हमें मिला आर ओमेगा, ठीक है ना, या ओमेगा इंटू आर मिला भी बराबर। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा भी बराबर होगा डेल्टा ओमेगा इंटू आर। बात तो एक ही है भाई। अभी मैंने क्या लिखा भी बराबर ओमेगा इंटू आर, तो मैं इसके हिसाब से लिख सकता हूँ, या मैं इसके ऐसा लिख सकता हूँ कि डेल्टा भी बराबर डेल्टा ओमेगा इंटू आर। भाई भी में जो परिवर्तन है ओमेगा परिवर्तन के बराबर हो, तो त्रिज्या तो कांस्टेंट होती है, त्रिज्या थोड़ी बदलती है किसी व्यक्ति के तीन। अब वही ले लो, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से क्या करने पर, हाँ भाग लगाने पर, तो आ जाएगा डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। अब ये डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या है,
डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो ये क्या बन गया, रेखीय वेग में परिवर्तन की दर, तो उसको बोलते हैं रेखीय त्वरण हमारे A, और डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा T ये क्या है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, इसको बोलते हैं अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा A वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर इंटू आर, ये आ गया। या मैं इसको लिख सकता हूँ रेखीय त्वरण बराबर होता है कोणीय त्वरण गुणित त्रिज्या, कोणीय त्वरण गुणित त्रिज्या। तो इस प्रकार यहाँ पर लिख दो ए बराबर अल्फा गुणित आर, ये होता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आपको अगर रेखीय वेग कोणीय वेग, रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण और रेखीय विस्थापन कोणीय विस्थापन में संबंध चाहिए तो कुछ नहीं करना है, आर से गुणा करते जाना है। क्या से गुणा करते जाना है, आर से गुणा करते जाना है। सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसमें से कोई एक फार्मूला आपको परीक्षा में ड्राइव करने को आ सकता है। ठीक, आप फिर से मैं कह सकता हूँ इस प्रकार, आपको ये ध्यान रखना है इस प्रकार। क्या, पहला देखो एस बराबर होता है आर थीटा, भी बराबर होता है आर ओमेगा, और ए बराबर होता है आर। ये आपको फॉर्मूले को इस टाइप से याद रखना है। ठीक है ना, एस बराबर आर थीटा हम जब यूज करेंगे अंदर तो स्केलर फॉर्म में इनको ऐसे यूज करेंगे कि एस बराबर होता है आर थीटा, बी बराबर आर ओमेगा, और ए बराबर आर अल्फा। कुछ नहीं, आर से गुणा करके जाना है। ठीक है ना, यानी कि रेखीय विस्थापन कोणीय विस्थापन का लगभग आर गुना होता है किसी छोटे समांतराल के लिए। रेखीय चाल कोणीय चाल की आर गुनी होती है, और रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण का आर गुना होता है। तो ये अपन को एक चीजें ध्यान रखना है बच्चों। अब हमारे लिए इसमें रह गया केवल अभिकेंद्रीय त्वरण और उसका फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता ही आता है। तो हम अगले लेक्चर में आपको अभिकेंद्रीय त्वरण समझाएंगे। सही बच्चे, जब आपको समय मिले इस थ्योरी को आप समझ लेना, नोट कर लेना, और अगले लेक्चर में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।